नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जिसमें हमने पढ़ लिया था। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में भी हमने क्या पढ़ लिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कि क्या होता है, उसके सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, उसका जेड नोमेनक्लेचर और उसका सिन और एंटी नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द कन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का हम जो आइसोमर्स होते हैं सिस और ट्रांस या ई जेड या सिन ई जेड या सिन एंटी, तो उसका डिटर्मिनेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें दो प्रकार की मेथड का उपयोग करते हैं। पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है आपका केमिकल मेथड। तो वन बाय वन हम देखते हैं, सिंपल सा एक ही वर्ड में खत्म हो जाएगा आपका। देखिएगा फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो सबसे पहले देखिएगा फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हमने लिखे हैं 6 पॉइंट। इसमें देखिएगा डाइपोल मूवमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो देखिएगा हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन। मतलब मान लीजिए ये सिस है, ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस को हम मतलब डिटरमाइन कैसे करें कि वो सिस है या फिर ट्रांस है ना। तो इस प्रकार से हम इन फिजिकल मेथड से हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट को हम डीपली नहीं बताएंगे, सिर्फ हम ये लिखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस आइसोमर्स इज मोर देन ट्रांस आइसोमर। क्या लिखा है इसमें, डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस आइसोमर मोर देन ट्रांस आइसोमर्स। ये मोर देन का जिस तरह खुला हुआ है ना, जिस तरफ खुला है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ये सिस बड़ा है, ये मतलब सिस ज्यादा है और ट्रांस कम है ना। तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा है, सिस का। ओके, तो यही है कि सिस डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस आइसोमर मोर देन ट्रांस, है ना। तो अब इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल हमने लिख लिया। तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि देखिएगा ये थ्योरी के फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जिससे आपको आसानी हो, है ना। तो देखिएगा एग्जाम्पल हमने ले लिया 1,2-डाइक्लोरोइथीन, 1,2-डाइक्लोरोइथीन। अब इसका सिस फॉर्म क्या होगा, सिस फॉर्म में देखिए 1.89 डाइपोल मूवमेंट, ये 1.89 डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, सिस का। लेकिन ट्रांस का कितना होगा, 0.01। अब देखिएगा इतना डिफरेंस कैसे, इतना डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि सिस और ट्रांस में दिक्कत यही आती है। देखिएगा मतलब कि कोई भी आपका सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी देखिएगा आपका बड़े बड़े ग्रुप जो होते हैं ना, ए ग्रुप आपका सेम साइड है। तो सेम साइड है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि डाइपोल मूवमेंट जो हम निकालते हैं ना, तो यहाँ पर देखिएगा बड़े ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पर हमने फ्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया। तो कहने का मतलब है फ्लोरीन लगाया। तो देखिएगा हम पहले बना के बता देते हैं आपको, जिससे आपको आसानी हो। यहाँ फ्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाया, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। ओके, तो देखिएगा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होती है वो भी हम बताएंगे आगे चल के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। मतलब ये जो फ्लोरीन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस साइड, और ये जो होगा इस साइड खींचेगा। तो नेट मतलब नेट कहाँ आएगा, इस साइड। मतलब डबल बॉन्ड के उस साइड इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज्यादा है। जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ये भी देने का। मतलब नेट जो खिंचाव है वो उधर ऊपर की साइड है। तो यहाँ पर जो होता है सिस का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा खिंचाव ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना। तो ये जो है डाइक्लोरो है, तो डाइक्लोरो में क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हो जाएंगे, है ना। बस इतना सा एग्जांपल है ना। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या मैंने बोला कि डाइपोल मूवमेंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव, इलेक्ट्रॉन का खिंचाव। अब यहाँ पर दोनों बड़े बड़े ग्रुप या दोनों एक जैसे ग्रुप एक साइड है, तो दोनों एक ही साइड ऊपर खींच रहे हैं। तो एक साइड क्या होता है, एक साइड पल रहा भारी हो गया, मतलब ठीक है। तो उधर साइड पूरा क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट चला गया। तो इसका नेट जो हो गया वो बहुत ज्यादा हो गया। जबकि अब ट्रांस में देखिएगा, यदि हम इसको
हाइड्रोजन कर दें, इसको हाइड्रोजन कर दें और इसको फ्लोरीन कर दें। अब बताइए क्या होता है। अब देखिएगा ये फ्लोरीन इस साइड खींचेगा, ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस साइड खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब इस साइड ये खींचेगा और इस साइड ये खींचेगा, है ना, और इस साइड ये देगा, इस साइड ये देगा, तो आप बताइए नेट कितना होगा। नेट लगभग 0 के बराबर होगा। मतलब अपन रस्सी खींचते हैं तो आधे इस साइड से खींचते हैं, आधे इस साइड से खींचते हैं। अगर बराबर खींच रहे हैं तो इसका नेट ट्रांसलेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिएगा ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो नेट क्या होता है, लगभग 0 होता है। देखिएगा 0.01। तो इसी को क्या होते हैं, ट्रांस। यहाँ पर तो हमने पता लगा लिया कि ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट कम होता है। तो अगर ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट कम आता है तो हमको मतलब कोई मिक्सचर है उसमें हमको पता चला कि ये इस चीज का डाइपोल मूवमेंट कम आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांस होगा, और इसका ज्यादा आ रहा है मतलब ये सिस होगा। बस इतना सा सिंपल सा है। अगला पॉइंट देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है। ट्रांस आइसोमर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन सिस आइसोमर। हाँ, एग्जाम्पल में हमने मैलिक एसिड ले लिया और फ्यूमेरिक एसिड ले लिया। देखो हमने पहले पढ़ा है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड क्या होते हैं। हमने पढ़ा है कि ये सिस फॉर्म होता है, मैलिक एसिड कहते हैं उसे, और वही ट्रांसफॉर्म होता है उसको फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट में कितना अंतर है। अब देखिएगा, अब मेल्टिंग पॉइंट में कितना अंतर है आप देखिएगा, तो सिंपल से आप समझ में आ रहा होगा। ये सिस का कितना है, 130.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, और ट्रांस का कितना आएगा 287 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिएगा 287 ज्यादा आएगा किसका, और जबकि कितना होगा 130 है ना, तो इसका कम आएगा। इसका क्यों आएगा, देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब क्या, मतलब कोई भी सिस फॉर्म क्या होती है, सिस फॉर्म क्या होती है, अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल हो गई, जैसे हमने डाइपोल मूवमेंट में देखा कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एक साइड लगे हैं तो वो खींच रहे हैं, तो अनस्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। जबकि ट्रांस जो होता है ना, ट्रांस जो होता है देखिएगा एक इधर है एक इधर है, तो कोई ए ग्रुप इधर लगा है, कोई ए ग्रुप इधर लगा है। ठीक है, तो अब देखिए बराबर का यहाँ पर बी ग्रुप इधर लगा है तो बी ग्रुप इधर लगा, तो अब देखिएगा बराबर चारों तरफ बिल्कुल बराबर है। अगर मैं कहूँ ए, यहाँ पर मैं ए कर दूं और यहाँ पर मैं क्या कर दूं, बी कर दूं, तो आप देखिएगा दोनों साइड बी हैं दोनों साइड ए हैं, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। तो ये अनस्टेबल हो जाता है। जो अनस्टेबल होता है वो झल्ली से टूटता है, वो झल्ली से मेल्ट होता है, वो झल्ली से क्या होगा, बॉयल हो। तो यहाँ पर यही होता है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस का, और किसका कम होगा, सिस का। मतलब सिस झल्ली से बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ओके, अगला है आपका देखिएगा, तो मैलिक एसिड का कितना होता है 130, जबकि फ्यूमेरिक एसिड का होता है 287। हाँ, अब देखिएगा, अब मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब अपन ने किसी मिक्सचर को, इस मिक्सचर को हमने डाला किसमें, बॉइल होने में, तो हमने देखा इसमें से क्या हो रहा है, सिस क्या हो रहा है, सिस का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ट्रांस का कम है। इसका मतलब देखिएगा सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है ना। तो देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, सिस टू ब्यूटीन का कितना आएगा, 4 डिग्री आएगा। सिस टू ब्यूटीन का कितना आएगा, 4 डिग्री आएगा। जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन का कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा। हमने एग्जांपल लिया एक, अब देखो ब्लैक वाला ये चल रहा है, रेड वाला ये चल रहा है, इस टाइप से आप समझ जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने बोला कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है तो वो सिस का ज्यादा होता है। देखिएगा एक चीज मैं बता दूं कि जो ट्रांस है, ये देखिएगा सिर्फ ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बाकी सभी चीजें सिस की ज्यादा होती हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे डाइपोल मूवमेंट हो, चाहे सॉल्युबिलिटी हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक छोड़ के बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सभी चीजें क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो केवल ट्रांस का ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, केवल ट्रांस का। तो चलिए हम क्या देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है,
तो हम लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस आइसोमर, है ना। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे सिस टू ब्यूटीन का 4 डिग्री और ट्रांस टू ब्यूटीन का 1 डिग्री। तो ठीक है, इस प्रकार से। अगला है सोल्युबिलिटी। अगला क्या है? सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस आइसोमर, ये लिखना है सिंपल सा। तो देखिएगा सोल्युबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पर देखिएगा मैलिक एसिड एग्जांपल हमने लिया, फिर से मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का क्या होगा 79 ग्राम पर 100 ml वाटर, मतलब 79 ग्राम किसका मैलिक एसिड लिया और उसे 100 ml में डिसॉल्व कर लिया, तो इसकी ये डिसॉल्व हो गया। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो 1.7 ग्राम 1.7 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हम सोल्युबिलिटी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। हमने मैलिक एसिड लिया और फ्यूमेरिक एसिड लिया, हमने क्या कर लिया, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, है ना। ये 100 ml अपन ने वाटर ले लिया, इसमें अपन ने डाला, यदि वो सिर्फ 1.7 ग्राम ही डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब है वो क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। क्या है? फ्यूमेरिक एसिड है। लेकिन अगर वो 79 ग्राम अगर डिसॉल्व हो जाए तो इसका मतलब वो मैलिक एसिड है। तो हमने देखो डिफरेंशिएट कर लिया ना। तो इस प्रकार से हम सॉल्युबिलिटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई बॉइलिंग, यदि देखिएगा 1 डिग्री पर ही बॉयल हो रहा है, 1 डिग्री टू ब्यूटीन 1 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रांस है। यदि वो 1 डिग्री से ज़्यादा मतलब 4 डिग्री पर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सिस फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। अगला है देखिएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी ऑफ द सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस आइसोमर। हमने बोला कि सारी चीज़ें सिस की ज़्यादा होंगी, केवल मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ पाए। तो देखिएगा यह सिस आइसोमर ज़्यादा है ट्रांस आइसोमर से, है ना, है ना। तो देखिएगा इसका, देखिएगा ये सिस आइसोमर है मैलिक एसिड, है ना, और ये फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस आइसोमर। तो आप देखिएगा सिस का ज़्यादा है, तो देखिएगा मैलिक एसिड सिस फॉर्म में 1.635 जो है आपका जो है डेंसिटी है किसकी, सिस की, मतलब मैलिक एसिड की। ओके, अब फ्यूमेरिक एसिड मतलब ट्रांस की कितनी है, 1.59 लगभग इसके बराबर है। लेकिन आप देख सकते हैं पॉइंट में भी डिफरेंस है, तो हम पता लगा सकते हैं। देखिए 1.59 इसका, तो किसका ज़्यादा है, सिस का। तो यहाँ पे लिखा है सिस का ज़्यादा है ट्रांस से। ओके, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि आप एग्जाम्पल भी लिखिएगा। अब देखिएगा सिंपल सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या होती है, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम करते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। जैसे हम, आपने देखा होगा फार्मेसी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, या एनएमआर इंस्ट्रूमेंट, तो और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। तो हम इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, कौन ई है कौन जेड है, और कौन सिन है और एन। तो इस प्रकार से हम इनसे भी हम पता लगा सकते हैं। तो इनको डीप में नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। ओके, सिंपल सा। अब देखिएगा अगला जो हमने पढ़ लिया डाइपोल मूवमेंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। अब हम पढ़ते हैं केमिकल मेथड। इसमें आती हैं दो, साइक्लाइजेशन और आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी, साइक्लाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखिएगा इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम साइक्लाइजेशन का मतलब होता है किसी एक सिंपल मॉलिक्यूल को साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा इसको मेथड को क्या बोलेंगे, साइक्लाइजेशन। तो देखिएगा हमने ले लिया मैलिक एसिड फिर से। ओके, तो मैलिक एसिड मतलब क्या होता है, सिस फॉर्म होता है ना। तो ये देखिएगा दोनों सी डबल ओ एच ऊपर की साइड है, दोनों एच नीचे की साइड है, तो ये सिस फॉर्म है ना। तो ये सिस फॉर्म है, तो इसमें देखिएगा जब हम 140 डिग्री सेल्सियस मतलब 140 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर इसका रखते हैं, मतलब इसको टेम्परेचर पे इतना गर्म करते हैं, तो इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, एंड क्या बन जाता है, साइक्लिक फॉर्म बन जाता है, मतलब मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी हो जाए, उसे एनहाइड्राइड कहते हैं। ओके, तो मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें से देखिएगा यहाँ से क्या होगा,
एक तरफ से क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा और एक का क्या हो जाएगा, आपका क्या जाएगा, OH जाएगा। तो इस प्रकार से ये OH और H मिलके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और ये जो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये इससे ये यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका मैलिक एनहाइड्राइड साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा। सिंपल सा क्या है, साइक्लाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि मैलिक एसिड आर हीटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस, सो क्या हो जाएगा, H2SO क्या होता है, वाटर आर रिलीज एंड फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड, है ना। तो हमको क्या पता चला, देखिएगा मैलिक एनहाइड्राइड मतलब अगर हम सिस फॉर्म को 140 पे गर्म करते हैं तो हमको मैलिक एनहाइड्राइड मिलता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म को जब हम गर्म करते हैं तो हमको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में देखिएगा यहाँ पर COOH दोनों एक ही साइड है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, मतलब ये एक साइड है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ऐसा है ना। तो लेकिन क्या होता है, अब ट्रांस में क्या होता है, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है। जब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, उसके लिए और ज़्यादा हीट जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है, और ज़्यादा हीट। तो हम समझ जाएंगे कि अगर 140 डिग्री सेल्सियस पे कोई सिस फॉर्म मतलब क्या होता है, कोई कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड में बदल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सिस फॉर्म है। समझ गए ना, आई समझ में। और अगर उससे ज़्यादा हीट चाहिए उसको तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइक्लाइजेशन मेथड, इससे हम डिटरमिनेट कर सकते हैं। अगला है रीअरेंजमेंट मेथड। अगला कौन सा है, रीअरेंजमेंट मेथड या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, देखिएगा हमने लिख लिया सिन एल्डोक्सिन और एंटी एल्डोक्सिन। अब देखिएगा हमने अभी तक तो सिस और ट्रांस का ही बोला, इसमें देखिएगा यहाँ पर है सिन और एंटी का। देखो इजेड का भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली हम सिस फॉर्म का और ट्रांसफॉर्म का ही लिख रहे थे, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम ले लेते हैं सिन मतलब ऑक्सिम कंपाउंड, है ना। ये ऑक्सिम कंपाउंड है, ये भी ऑक्सिम कंपाउंड है, ये एंटी एल्डोक्सिम है, ये सिन एल्डोक्सिम है। अब देखिएगा एंटी सिन एल्डोक्सिम और एंटी एल्डोक्सिम में डिफरेंशिएट क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि इनको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन को फॉलो करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो देखिएगा ये जो होता है आपका क्या होगा, ये जो OH है आपका, तो देखिएगा ये जो O है वो किसके फॉर्म में किसके साथ जुड़ जा रहा है, आपका देखिएगा सी के साथ जुड़ जा रहा है ना। और जो R है आपका, R जो है तो वो R किसके पास जुड़ जा रहा है, N से जुड़ जा रहा है, और जो H भी क्या होगा, N से जुड़ जा रहा है। तो ये आपका रीअरेंजमेंट होता है। तो आपका जो रीअरेंजमेंट होता है किसका, सिन वाले कंपाउंड का, तो बनता क्या है, देखिएगा N सब्स्टिट्यूटेड एसिड एमाइड। मतलब ये जो R है, R मतलब N से सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब N पर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, N सब्स्टिट्यूटेड एसिड, इसको एसिटामाइड, इसको इस कंपाउंड को क्या नाम हो गया, एसिड अमाइड। ओके, एसिड अमाइड। तो N सब्स्टिट्यूटिव मतलब कोई N से कोई R चेन जुड़ी हुई है ना। तो इस प्रकार से ये फॉर्म होता है ना। जबकि एंटी एल्डोक्सिम अगर अपन को है, उसका सेपरेशन कैसे किया जाएगा, तो देखिएगा एंटी एल्डोक्सिम में देखिएगा ये R ग्रुप है, किससे जुड़ा था, C से जुड़ा था, यहाँ भी C से जुड़ा है, कार्बन से, है ना। अब देखिएगा जो O ग्रुप था वो किससे जुड़ा था, N से जुड़ा था, वो किससे जुड़ा है, अब आपका कार्बन से जुड़ा है। अब देखिए लेकिन ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, N के पास। तो यहाँ पर कार्बन R चेंज आ रही थी, मतलब कार्बन की चेंज आ रही थी, जबकि यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जा रहा है, हाइड्रोजन N पर बाइंड होता है, यहाँ देखिए NH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो दोनों, और O कहाँ चली गई, कार्बन पे। तो ये कौन सा बनता है, ये एसिड अमाइड बनता है, सिर्फ एसिड अमाइड। मतलब ये अगर 2 कार्बन का होगा तो ये आपका एसिटामाइड हो जाएगा, 3 कार्बन का हो जाएगा तो प्रोपियनामाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एसिटामाइड बन गया। लेकिन यहाँ क्या बना, N सब्स्टिट्यूटेड एसिडामाइड। एसिडामाइड तो है लेकिन N पर कुछ सब्स्टिट्यूशन जुड़ा होगा, यहाँ पर N पर नहीं जुड़ा है, किस पे जुड़ा है, कार्बन,
इधर जुड़ा है। तो अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिन और एंटी में, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिन एल्डोक्सिम है कि वो एंटी एल्डोक्सिम है, बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर इसका सिन एल्डोक्सिम का रीअरेंजमेंट कराएंगे तो एन सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइन मिलेगा, और अगर एंटी एल्डोक्सिम का रीअरेंजमेंट कराएंगे तो एसिड अमाइड मिलेगा खाली। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन से कंपाउंड में, मतलब मिक्सचर में कौन सा प्रेजेंट है, आपका सिस है या ट्रांस है। तो हम पता लगा सकते हैं या इनका सेपरेशन भी कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड के द्वारा। तो ये सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।